हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गगनप्रीत कौर और आज है सेशन 2 बायोलॉजी का। देखो, ये हमने जनरल साइंस की प्रीलिम्स फोकस्ड एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम ऑलरेडी फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी हमने कल शुरू करी थी और आज है बायोलॉजी का सेशन 2। कल हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ह्यूमन सेल और प्लांट सेल यानी कि एनिमल किंगडम के सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो आपको होपफुली क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, क्यों इंसान बीमार पड़ता है, इंसान को जब बीमारी लगती है तो वो उसके क्या कारण हैं, और जब वो बीमारी हमें लगती है तो हमारी बॉडी उससे कैसे डील करती है, क्या रिएक्शंस होते हैं अंदर। और कभी कभी कहा जाता है कि इस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की क्षमता है कि वो अपने आप बीमारी से लड़ सकती है, तो वो भी हम क्षमता उस चीज़ को देखेंगे। इम्यूनिटी बोला जाता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसी होती है, और उसका हम बायोलॉजिकल लेवल पे उसका मैकेनिज्म देखेंगे, बॉडी में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि किस किस तरह के डिजीज़ होते हैं, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। देखो, बीमारियों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन, आप कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, राइट, मौसम बदलता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज का क्या मतलब होता है? देखो, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये होता है कि वो जो बीमारी है वो किसी ऑर्गेनिज्म से हुई है। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई और एक जीव जंतु टाइप है, कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है, कोई और एक लिविंग बीइंग है जो हमारे अंदर अटैक कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में अटैक कर रहा है। और वो जब ऑर्गेनिज्म, वो जो जीव जंतु जो भी है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाती है। हमारी बॉडी उसकी एंट्री जो हमारे अंदर होती है वो सह नहीं पाती, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है? देखो, जब ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, मैं एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही माइन्यूट, छोटे छोटे, जो आंख से दिखते भी नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनसे जो बीमारी हो रही है उनको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज। तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो हो सकते हैं जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, प्रोटोजोआ से हो रहे हैं। ऐसे कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोआ डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगरी होगी इन्फेक्शियस की। फिर होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहे, वायरस बैक्टीरिया से नहीं हो रहे। जैसे कि कोई एलर्जी होती है कई लोगों को, जैसे पेड़ अगर बहुत हों आसपास तो उनको छींकें आती हैं। क्यों? सैर करने निकलते हो आप सुबह, जब पेड़ों, गार्डन से निकलते हो या जंगल में कभी पेड़ लगे होते हैं वहां से निकलते हो तो छींकें आती हैं। पेड़ों से देखो पोलन ग्रेन्स नाम के चीज होते हैं। पेड़ जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो छोटे छोटे कण, स्पोर्स बोलते हैं उनको, वो हवा में छोड़ते हैं जो आगे कहीं जमीन में दबते हैं और फिर उनसे पेड़ बनता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बड़े छोटे होते हैं और ये अगर हमारे नाक में चले जाते हैं तो हमें छींक आती है। तो ये हो गई एलर्जी। या किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं तो छींके, खांसी, बीमार हो जाते हैं। फिर नॉन इन्फेक्शियस में मेटाबॉलिक, इसकी बात हमने पहले भी करी थी। मेटाबॉलिक मतलब आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो खाना कितनी जल्दी पचता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी के सारे हिस्सों में जाता है, उस चीज़ को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी कितनी जल्दी खाने को तोड़ के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में बनाती है। हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है, मैंने गाजर खाई, अब गाजर को मैंने मुंह में चबाया, फिर वो स्टमक में गई, फिर वो इंटेस्टाइन में गई, फिर उसका खून बना और वो खून हमारे सारे सेल्स तक पहुंचा और सेल्स में फिर एनर्जी आई, ठीक है। ये कितनी देर में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है? अगर ये जल्दी कंप्लीट होता है, अच्छा मेटाबॉलिज्म है। अगर ये बहुत स्लो कंप्लीट होता है, बहुत टाइम लगता है, खाना पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल एक ये है, डायबिटीज।
डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या होता है डायबिटीज में कि आपके खून में शुगर जो है, ग्लूकोज जो है वो पड़ी हुई है, वो आगे नहीं एब्जॉर्ब हो रही, सेल्स तक नहीं पहुंच रही, ब्लड में ही रह गई। तो ब्लड का जब टेस्ट करते हैं हम तो शुगर हाई आती है, इसका मतलब ब्लड में रह गई, आगे नहीं जा रही, तो मेटाबॉलिज्म स्लो है। हम कुछ भी खा रहे हैं वो शुगर जो उसमें कन्वर्ट हो रही है, मीठे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही पड़ा रह रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है, इसलिए इट्स अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज। फिर हम देखते हैं डेफिशिएंसी। देखिए इंडिया में विमेन की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम 50% ऑफ विमेन इन इंडिया कह रहे हैं कि एनीमिक है, आयरन की कमी है, कमजोरी है। किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होना, आयरन की, लोहे की कमी होना, किसी विटामिन की कमी होना, विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों में प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी होती है तो हर जगह, विटामिन डी तो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर तक में कहा जाता है कि जब क्रॉनिक बहुत लंबे तक विटामिन डी की कमी चलती है तब हमारे कैंसर होने के भी, ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी, विटामिन ए बी सी डी, उसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नॉन इन्फेक्शियस में आती है और डेफिशिएंसी डिजीज है। फिर हो गए जेनेटिक। जेनेटिक में कैसे हो गए, सिकल सेल डिजीज है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट से आप तक पहुंचती है और फिर आपसे आगे पास हो रही है। कई लोगों को बोलते हैं कि हाँ जी हमारी तो पूरी फैमिली में ही डायबिटीज है, ये हमारी तो पूरी फैमिली में ही बीपी की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये हमारी पूरी फैमिली में डिप्रेशन की दिक्कत है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है। जीन्स जो है, हमने डीएनए की बात कल करी थी, डीएनए से हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका डीएनए जो हमारी बॉडी से बन रहा है, सेम डीएनए में वो प्रॉब्लम भी कॉपी होके आगे पास ऑन हो रही है, दिस इज जेनेटिक डिजीज। फिर आता है कैंसर। अब कैंसर को हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए कैटेगराइज किया है बिकॉज कैंसर का अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है स्पेसिफिक कि कैंसर क्यों होता है, क्यों हमारी बॉडी के कुछ सेल, हमारे हेल्दी सेल्स जो हैं, हेल्दी बॉडी है, उस पर अटैक कर देते हैं और उसको गला देते हैं, ट्यूमर बन जाता है और फिर बंदा मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो वैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इससे थ्रोट कैंसर हो सकता है, तो हो सकता है, मतलब वो हमने प्रिकॉशनरी लिखा है, बट एक्चुअली स्टडीज जो हैं कैंसर उससे होता है, बट कैंसर के और जो कारण है, कारण हमें क्लियर नहीं है। कईयों के, कई बहुत सालों से, 15 साल से योगा कर रहे हैं, अचानक से उनको थ्रोट कैंसर होता है और वो मर जाते हैं। कई बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो कैंसर का क्योंकि कारण नहीं पता इसलिए वो हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में कैटेगराइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में अभी मैंने बताया कि वो किसी ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, राइट, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखो कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। बैक्टीरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जी, अगर वो हमारी बॉडी में आके बीमारी फैला रहा है तो वो बैक्टीरियल डिजीज हुआ। फिर वायरल डिजीज, जो कोरोना वायरस फैला था, दैट वाज अ वायरल प्रॉब्लम। ठीक है, फंगल डिजीज होते हैं, फंगस नाम का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है एक चीज, और हेलमिंथिक, हेलमिंथिक एक तरह का पैरासाइट होता है, पैरासिटिक वॉर्म, कीड़ा होता है पैरासाइट। मोस्टली जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपके स्किन पे कहते हैं एक्जीमा हो गया, एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है और स्किन सूख के उसके ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो मोस्टली इस कैटेगरी में आती हैं, हेलमिंथिक, पैरासिटिक। प्रोटोजोआ में देखो, प्रोटोजोआ में कौन सी आ गई, मलेरिया आ गया, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आ गई, काला आजार आ गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीजेस प्रोटोजोआ में कौन से आ रही हैं। बैक्टीरियल में देखो डायसेंट्री, डायसेंट्री मतलब कुछ पचता नहीं है और आपको लूज मोशन जैसा माहौल रहता है आपके बॉडी का। ठीक है, तो डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा, ये मोस्टली वो डिजीजेस आप देखोगे जो पानी, गंदे पानी जो अगर आपके लोकेलिटी में है उससे होते हैं। जब गंदे पानी आपकी बॉडी में जाता है तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है खतरनाक, वो भी हमारी बॉडी में जाता है, तो ये वैसी वाले डिजीजेस हैं। फिर वायरस,
वायरस जैसे कोरोना वायरस हमारे फैला था, या कोल्ड जुकाम होता है आपको, वो भी एक वायरस। जनरली कहते हैं कि कॉमन कोल्ड की कोई दवाई नहीं है, इलाज नहीं है इसका, बॉडी अपने आप इससे लड़ती है, कुछ टाइम में ये अपने आप ठीक होता है। फिर मम्प्स, मम्प्स जनरली यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो आपके ग्लैंड्स है वो फूल जाते हैं, तो वो भी एक वायरल अटैक होता है। मीजल्स, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी होते हैं वो वायरस के कारण हो रहे हैं। डेंगू देखिए, अब देखो मलेरिया जो है दैट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, एंड जो डेंगू है दैट इज अ वायरल डिजीज। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा चिकनगुनिया, पोलियो, पोलियो जो आपने देखा था इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब एलिमिनेट हो चुकी है। इंडिया इज ऑफिशियली अ नॉन पोलियो कंट्री, बट इसमें जो वैक्सीनेशन, जो पोलियो की वैक्सीनेशन इंडिया में चली, इतने साल प्रोजेक्ट चला, उससे जो पोलियो हो रहा है ना वो अभी भी इंडिया में है, कि देखिए हमें वैक्सीन से ही पोलियो हो रहा है, वैसे हमें पोलियो नहीं था। तो ये याद रखिए, चिकन पॉक्स एलिमिनेट हो चुका है इंडिया से, पोलियो हो चुका है। तो ये आपको कैटेगरीज याद होनी चाहिए, ये आपके टेबल आपके लिए बहुत काम का है, कोई भी एग्जाम में आएगा तो ये टेबल जरूर देख के जाना प्रीलिम से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो वायरस की बात कर लेते हैं। वायरस क्या था, एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना आप, तो वायरस क्या होता है, इसको हम ना लिविंग बोलते हैं ना ये नॉन लिविंग है, ये मरा भी नहीं हुआ, ये जिंदा भी नहीं है। ये कुछ जिंदा लोग हैं, लिविंग बींग्स हैं, ये नॉन लिविंग बींग्स हैं, ये इनके बीच की कुछ चीज है, इसको हम जिंदा भी नहीं कहते, इसको ये मरा भी नहीं है। तो इसमें कुछ ट्रेट्स इधर के हैं, कुछ ट्रेट्स इधर, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, अजीब सा होता है, मकड़ी जैसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है, एंटीने से लगे होते हैं। तो बड़ी अजीब सी चीज है, अभी तक साइंटिस्ट्स ना इसको एनिमल किंगडम में रख पाए ना प्लांट किंगडम में रख पाए, इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या चीज है ये। तो वायरस क्या करता है ना, इसके अंदर जो भी सिस्टम है ये एक्चुअली में जिंदा कब होता है, जब ये लिविंग बीइंग के अंदर आ जाता है, इंसान के अंदर जब एंटर कर जाता है तब ये जिंदा होता है, तब इसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है एक लिविंग बीइंग में। वैसे वो जिंदा नहीं था, तो ये जिंदा होके इंसान के अंदर जाके जिंदा होता है और फिर ये वहां पे तबाही मचाता है। तो जो पैंडेमिक लेके आया था वो वायरस ही था, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम वर्ड्स में देख लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तभी मल्टीप्लाई करता है जब एक लिविंग सेल, एक लिविंग बॉडी के अंदर ये आ जाता है, तभी ये एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करता है एंड इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। तो अगर हवा में 4 वायरस हैं तो वो 4 ही रहेंगे, जैसे वो अंदर आएंगे तब वो मल्टीप्लाई होने शुरू होंगे, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, ये है। एंड ये जो है किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को, किसी भी तरह के लिविंग बीइंग को अफेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को भी कर सकता है, प्लांट्स को भी कर सकता है, प्लांट्स में भी वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखिए। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है, मतलब वायरस खुद ही इतना छोटा है और बैक्टीरिया भी छोटा है, बट वायरस कैन अटैक अ बैक्टीरिया ऑल्सो। तो बैक्टीरिया को भी इससे बच के रहना पड़ता है कि कहीं मेरे पे अटैक करते, जब इसको इसने अटैक किया, बैक्टीरिया से लिविंग बीइंग उधर एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, खत्म कर देता है। तो बहुत खतरनाक चीज है ये और बहुत अजीबोगरीब चीज है वायरस, ठीक है। फिर कोरोना वायरस पैंडेमिक में आया था। देखो कोरोना वायरस का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आगे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसकी वैक्सीनेशन कैसे बनी थी। तो ये ऐसे गोलाकार होता है, जैसे अर्थ गोल है, ऐसे ये गोल है, और इसके ऊपर ना ऐसे कांटे से लगे हुए हैं, ऐसे एंटीने से लगे हुए हैं बाहर को, पूरे गोले के बाहर। और ये जो एंटीने हैं ये जो है इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। स्पाइक प्रोटीन, ये जो स्पाइक्स हैं बाहर को कंडे निकले हुए हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, और ये इसको हेल्प करते हैं आसपास की चीजें देखने में, मूव करने में। बेसिक आपको इतना ही पता होना चाहिए, इसके अंदर नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि जो अच्छी हमारी वैक्सीन्स बनी थी वो स्पाइक प्रोटीन के यूज से ही बनी थी। तो बस आपको ये याद होना चाहिए, ये जो कंडे हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। अब हम देख लेते हैं mRNA। देखो बहुत सारी वैक्सीन्स बनी थी, जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत सारी वैक्सीन्स बनी थी। कोई वैक्सीन करती थी कि पूरा का पूरा जो
वायरस है, ठीक है, ये है वायरस। इस पूरे को ही हमने वीक कर दिया, मतलब इसको कमजोर कर दिया ताकि ये मल्टीप्लाई ना कर सके, ये अटैक ना कर सके, और फिर वो पूरे का पूरा वैक्सीन की बोतल में डाल के हमने लोगों को बांट दिया। एक तो हमने ये किया, कुछ ने क्या किया, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने पूरे का पूरा ले लिया, था तो ये कमजोर, बट जैसे ये ह्यूमन बॉडी में गया ना, तो कुछ तो कमजोरी रहे, कुछ पता नहीं, कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि वो फिर से हेल्दी हो गया, एक्टिव हो गया, और फिर उसने इस बंदे को मार दिया, ठीक है। पोलियो के केस में ऐसा ही, जो इंडिया में नए पोलियो के केसेस आ रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि वैक्सीन से पोलियो हो रहा है। वैक्सीन में जो वीक वायरस पोलियो का हम डाल रहे हैं वो अटैक कर रहा है और इंसान को मार रहा है। तो सेफ तरीका क्या है, कैसे हम एक ऐसी वैक्सीन बनाए जो 100% सेफ हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, और ऐसा ना हो कि इंसान वैसे तो नहीं मर रहा था बट वैक्सीन ली तो मर रहा है। इसके लिए हम एक लेके आए mRNA वैक्सीन। ये बोला गया था जब ये पैंडेमिक के टाइम पे आई थी, कहते सबसे बढ़िया सबसे सेफ वैक्सीन बनाई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नो, व्हाट इज दिस M एंड व्हाट इज दिस RNA? कल की क्लास में जब हम DNA पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि DNA जो होता है डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, और इसको जब हम काट देते हैं इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम काट देते हैं कैंची से बीच में से तो सिंगल हेलिक्स निकलता है। ये जो सिंगल हेलिक्स निकलता है जो DNA को काट के बनता है इसको बोलते हैं RNA। RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जनरली जो वायरस होता है ना, वायरस के अंदर DNA नहीं होता, वायरस बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, एक DNA नहीं होता, इसमें RNA होता है, सिंगल स्टैंड ही होता है, ये डबल स्टैंड नहीं होता, सिंगल स्टैंड होता है, तो इसमें सिर्फ RNA होता है। और ये जो RNA है इसमें एक वैरायटी होती है मैसेंजर RNA, वो RNA जो मैसेज कैरी करता है, मैसेंजर है, वो दूत है। यहाँ पे इस क्या मैसेज कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है कि भाई ये जो वायरस है ये कैसे बनेगा, ये वायरस की सारी इंफॉर्मेशन, कि ये पर्टिकुलर अगर कोरोना वायरस है तो उसकी इंफॉर्मेशन, अगर पोलियो वाला वायरस है तो उसकी इंफॉर्मेशन, अगर डेंगू वाला वायरस है तो उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये मैसेंजर होता है, ये चिट्ठी लेके जाता है, उस चिट्ठी में लिखा होता है सारा प्लान कि भाई ये जो वायरस है ये कैसे अटैक करता है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो ये जो मैसेंजर RNA होता है ये हम उस वायरस से निकालते हैं। जो वायरस है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, जो ये जो कांटे निकले हुए हैं बाहर को, ये प्रोटीन है, इसका एक हिस्सा काटा मैंने कैंची से, और उस हिस्से को काट के उसके सेल में जाके देखा तो उसका जो सेल था उस सेल में मुझे mRNA मिला। अब इसमें सारा प्लान लिखा हुआ है कि ये भाई ये पूरा वायरस कैसे काम करता है, क्या है। उस mRNA को मैंने डाला एक बॉटल में, ये देखो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी टेक्निकल इशू था। हम पढ़ रहे थे mRNA के बारे में। देखो mRNA में मैंने आपको बताया कि ये वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वायरस कंप्लीटली एक लिविंग बीइंग नहीं है, एक नॉन लिविंग बीइंग नहीं है। उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, उसकी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर कि वो हम किसी एक कैटेगरी में उसको डाल नहीं पा रहे, वो एज पे जीता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पे जीता है, ठीक है। तो उसके अंदर DNA भी नहीं होता, उसके अंदर RNA होता है जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइट। तो सिंगल स्ट्रैंड जो RNA होता है उसमें एक होता है mRNA, मैसेंजर है, ये चिट्ठी लेके जाएगा, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि वो वायरस की क्या खूबियां हैं, क्या नुकसान है, सारी प्रॉपर्टीज, पूरा प्लान लिखा हुआ है उस वायरस के बारे में, ठीक है। अब वायरस देखो, पोलियो का अलग वायरस है, तो पोलियो को जो मैसेंजर RNA होगा वो पोलियो की पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा, पोलियो के वायरस की। ये जो हमने mRNA बनाया था पैंडेमिक के टाइम पे,
इसके अंदर कोरोना वायरस की सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये जो हमने जो mRNA लिया, ये कोरोना वायरस का जो बाहर कांटे लगे हुए थे सरफेस पे, उसको काट के उसके अंदर सेल में जाके आरएनए हमने निकाला, और उसमें से कौन सा आरएनए निकाला हमने? मैसेंजर आरएनए निकाला, जिसमें सारा प्लान लिखा हुआ था पूरी चिट्ठी में। इस मैसेंजर आरएनए को हमने वैक्सीन बनाई। तो देखो ये जो बाहर हमने, अगर हमने वायरस के बाहर ये mRNA निकाल दिया है तो ये मर ना जाए, इसके अंदर की इंफॉर्मेशन खराब ना हो जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर लिपिड की कोटिंग लगा दी ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। लिपिड मतलब फैट, चिकनाहट जो हम खाते हैं, तो वो लिपिड की कोटिंग लगा दी और वो हमने शीशियों में बंद कर दी। ये बन गई हमारी वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन का टीका जब हम किसी इंसान पे लगाएंगे तो होगा क्या? टीके से वो जो ये वाला पैकेट है, लिपिड वाला पैकेट जिसके अंदर mRNA है, ये उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाएगा सेल तक, और सेल के अंदर जब यहाँ पे सेल देखेगा कि एक लिपिड में पैक्ड कुछ आया है, तो वो देखेगा लिपिड में पैक्ड है, कुछ अच्छी चीज होगी, वो एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारता है, यहाँ पे mRNA है, mRNA इस सेल को बताता है कि भाई जो एक वायरस है वो ऐसा है, चिट्ठी में सब लिखा हुआ कि ऐसा वायरस है। सेल जब देखता है mRNA को, वो देखता है ये तो दुश्मन है, ये तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो क्या करता है, इसके अगेंस्ट, इस mRNA के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडी है हमारे अंदर की फौज, हमारे अंदर की आर्मी जो दुश्मन से लड़ती है। किसी भी तरह का अटैक होता है, किसी भी तरह का दुश्मन हमारे अंदर आता है, तो एंटीबॉडीज हरकत में आती हैं, ठीक है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, ये एंटीबॉडीज हमारी फौज है। तो इसने देखा कि mRNA आ गया, सेल ने एंटीबॉडीज जनरेट करी जो इस mRNA को मार सकें, और उस एंटीबॉडीज ने इस mRNA के अगेंस्ट काम किया और इसके अंदर, पूरे सेल के अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दी कि आगे से अगर कोई ऐसे वाला आरएनए, जिस वायरस के अंदर ये आरएनए पड़ा है, वो कोई वायरस मेरे पे अटैक करेगा तो मैं लड़ लूंगा, ठीक है। तो सेल की, देखो सेल की बड़ी खूबी है, सेल के अंदर मेमोरी है, याद रखने की तकनीक है। आपने बचपन में जो वैक्सीन ली हुई हैं, जिन जिन प्रॉब्लम्स के लिए, पोलियो के लिए ली होगी, चिकन पॉक्स के लिए ली होगी, वो वैक्सीन, उसमें जो हमारे वीक वायरस थे या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म डाला था, हमारी बॉडी को पूरी जिंदगी वो याद रहेगा कि कल को अगर 20 वैक्सीन लेने के 20 साल बाद भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया मेरे पे अटैक कर रहा है और उसकी मैंने वैक्सीन बचपन में ली थी, तो उसको याद है कि उससे कैसे लड़ना है। उसने उसका जो मैसेज है वो सेव करके रखा हुआ है अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में। तो जब भी अटैक होगा अगले 50 साल, जब तक ये सेल जिंदा है, तब तक ये याद रखेगा कि अगर ऐसा कोई वायरस आया तो मैं उसको मार सकता हूं, वो मेरे पे अटैक नहीं कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल, ठीक है। ऐसे ही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई भी अगर हमने वैक्सीन ले ली तो पूरी जिंदगी के लिए हम उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उससे इम्यून हो जाते हैं, उससे बच जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है हमारे सेल्स के अंदर उससे लड़ने की। ये है mRNA की पूरी एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में, खून के बारे में। देखो आपने सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद का एक स्टेटमेंट था कि अगर अभी नहीं खून खोला तो वो खून नहीं है, पानी है। सुना होगा, जिसने अपने देश के लिए जान नहीं गंवाई वो जवानी बेकार है, ऐसे भी उन्होंने कुछ बोला है, ठीक है। तो खून को पानी से कंपेयर कर दिया, बट यहां हम कह रहे हैं कि जो ब्लड है, ब्लड जो है वो पानी नहीं है, दैट इज खून ओनली। और उस ब्लड के बारे में हम समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ समझेंगे। ब्लड पे बहुत सवाल आते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम्स का, स्टेट सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी का। तो एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आपको समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। देखो जो हमारा खून है, जो हमारा खून निकलता है, तो
खून अगर आपने कलर देखा होगा रेड कलर का होता है, तो जो रेड कलर खून में आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ उसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आरबीसीज, आर फॉर रेड, आर फॉर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको। और मेजरली खून में सबसे ज्यादा तादाद होती है आरबीसीज की, ठीक है। इसके अलावा आरबीसीज जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे ऐसे डिस्क होती हैं, ये होते हैं 3D डिस्क होती हैं, कॉनकेव डिस्क ऐसे होते हैं, ये अंदर से गड्ढा होता है और यहाँ ये सॉलिड है, ऐसे देखो। तो ये डिस्क होती हैं, हॉलो डिस्क, इसको बोलते हैं आरबीसीज। और ये किस में तैर रही हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो फ्लूइड सा जेली एक फ्लूइड फैला होता है जिसमें सारे उसके ऑर्गन्स तैरते हैं, वैसे ब्लड के जो आरबीसीज हैं वो किस में तैर रहे हैं, उसको एक मीडियम चाहिए तैरने का, उस मीडियम को बोलते हैं प्लाज्मा। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी सा निकलता है खून के साथ ना, कभी सुई लग जाए तो हल्का सा पानी भी निकलता होता है, खून नहीं निकलता, तो वो प्लाज्मा होता है, ट्रांसपेरेंट सा पानी जैसा मटेरियल होता है, और उसमें जब आरबीसी आ जाते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं। इसी चीज में एक और चीज होती है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है, दो नाम है इसके। रेड ब्लड सेल इजीली बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ल्यूकोसाइट्स जो है दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या होते हैं, इसमें ताकत होती है दुश्मन से लड़ने की। अगेन ये भी हमारी फौज है, एंटीबॉडी सेल लेवल पे जो फौज है, ब्लड में हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। और एक चीज होती है प्लेटलेट्स। डेंगू में आपने देखा होगा कि प्लेटलेट काउंट बोलते हैं कि बहुत कम हो गए, कई हजारों में होते हैं ये ब्लड में, और जब डाउन होते हैं तो फिर खतरनाक तरीके से डाउन होते हैं। और डेंगू जो वायरस है वो तुम्हारी प्लेटलेट पे अटैक करता है, ये भी ऐसी कुछ होते हैं छोटे छोटे, और जब इस पर अटैक करता है तो ये कम हो जाते हैं, तो पूरा आपका सिस्टम मिल जाता है ब्लड का। तो तीन चीजें आपने देखी, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और ये तीनों चीजें किस में तैर रही हैं, ये प्लाज्मा में तैर रही हैं। प्लाज्मा क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट है, जो जिसमें ये फ्लोट करता है, पानी जैसा होता है ये। फिर हम देखते हैं, अब मैंने बोला कि लाल रंग आरबीसी से आ रहा है, आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं, देखो 45% आपके खून में जो है वो है आरबीसी, क्लियर है। और 55% जो है वो है प्लाज्मा, बट क्योंकि प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर सा पानी सा होता है, तो उसका कलर नहीं आता, कलर आता है लाल रंग का पूरे खून में। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स, तीन चीजें थी, आरबीसी हमने पढ़ लिया, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं, वो टोटल खून में सिर्फ 1% से भी कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, सबसे ज्यादा कौन से, इन तीनों में से कौन सी चीज होती है, तो आप रेड ब्लड सेल्स बोलोगे। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। और पूरे अगर खून में पूछा है कि प्लाज्मा को मिला के सबसे ज्यादा क्या है, तो यू वुड नॉट टेक आरबीसी, क्योंकि आरबी सिर्फ 45% है, प्लाज्मा है 55%। 55% प्लाज्मा इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच इज देयर इन ब्लड, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो डिटेल्स है ये आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट यू शुड नो कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ऐसे ऐसे आकार के होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के बना रखे हैं हमने, लिम्फोसाइट्स हो गए, बेसोफिल्स। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे अटैक होता है, अलग अलग तरह का डिजीजेस का अटैक होता है, तो ये अलग अलग तरीके की हमारी फौज बनी हुई है, जैसे हमारी आर्मी है, BSF है, ठीक है, असम राइफल्स है, तो ये हमारी अलग अलग टाइप्स की फौज बनी हुई है जो अटैक के हिसाब से हरकत में आती है और ये हमें डिजीजेस से बचाती है। फिर हम देखते हैं, हाँ ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये खून जा रहा है। अब ये फोटो आप देखो, ये जो येलोइश सा पार्ट है दिस इज प्लाज्मा और ये 55% है। इसमें जो ये लाल लाल फ्लोट कर रहा है डिस्क्स, दीज आर आरबीसीज। और ये जो हल्के देखो वाइट ब्लड सेल्स मैंने बोला 5 तरीके के हैं, तो ये 5 अलग अलग तरह के
वाइट ब्लड सेल्स आपको दिखा दिए हैं, साइज देखो बड़े बड़े होते हैं और वैसे इनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होती है। दिस इज हाउ दे लुक, ब्लूइश कलर के हैं, वाइटिश ब्लू कलर के होते हैं, मेनली वाइटिश कलर के होते हैं। और आरबीसीज मैंने बोला 45%। ठीक है, फिर हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अब हम समझते हैं कि जो प्लाज्मा है, जो पानी जैसा पीला सा ट्रांसपेरेंट सा है हमारे ब्लड में, जिसकी 55% मात्रा है, वो देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। इट्स लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड की फॉर्म में ऑफ कोर्स, ठीक है, और 55% है। इसकी कॉम्पोजिशन देखो। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्लाज्मा के अंदर 91% पानी है। ठीक है, तो बेसिकली वो खून नहीं है, वो पानी है। जब आपके आरबीसीज खत्म हो गए, आपका खून नहीं खोल रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद ने सही बोला था कि वो खून नहीं है, वो पानी बन जाता है। तो जो 55% प्लाज्मा है उसमें 91% पानी आ गया। तो यस, हमारे ब्लड में काफी हद तक मेजॉरिटी पानी ही होता है ब्लड में। ठीक है, फिर देखते हैं 7% प्रोटीन्स है। प्रोटीन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अमाइनो एसिड्स, जो अगेन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। और 2% है कुछ अलग चीजें, जैसे नमक हो गया। कहते हैं ना ब्लड में नमक ज्यादा हो जाए तो बीपी हाई रहता है, नमक कम हो तो बीपी लो रहता है। तो ये सब चीजें बहुत कम मात्रा में होती हैं। हार्मोन्स हैं, कुछ गैसेस हैं। गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये दिस इज जस्ट लेस देन 2% ऑफ प्लाज्मा। अब देखो, जो ये मैंने प्रोटीन की बात करी, 7% प्रोटीन है प्लाज्मा में। इसमें कुछ ये नाम आप देख लेना, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेन। इनके बड़े स्पेशल फंक्शन होते हैं। ये है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 तरह के प्रोटीन है हमारे ब्लड में। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? थिकन द ब्लड। ठीक है, आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और वो दवाइयों पे लगे हुए हैं, तो उनको एक दवाई दी जाती है ब्लड पतला करने की, ब्लड थिनिंग की। तो वो जो दवाई है जो ब्लड को पतला कर रही है, वो इस पे अटैक करती है, एल्ब्यूमिन्स पे। एल्ब्यूमिन्स का फंक्शन वीक करती है ताकि ब्लड पतला रहे और हार्ट पे ज़्यादा जोर ना पड़े। फिर आता है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स क्या है? ये एंटीबॉडीज हैं और ये दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे हार्मोन हमने बोल दिया, लिपिड्स बोल दिया, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं ये। फिर आते हैं फाइब्रिनोजन। अब कई की बार क्या होता है कि देखा है कि आपका खून निकला, कट लगा, तो वो निकली जा रहा है, वो भर नहीं रहा। खून को अगर भर नहीं रहा तो बेसिकली आप में फाइब्रिनोजेन की कमी है। जब खून थोड़ा सा निकलता है, थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद वो जम जाता है वहां पे। कैसे जमता है? उसके ऊपर एक फाइबर्स आ जाते हैं, लाल रंग के फाइबर्स, और वो जाली से होती है। इसमें यहाँ पे वर्ड जो फाइब्रिनोजन है वो इसीलिए ही यूज किया गया है। फाइबर्स आ जाते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं और वो खून को बाहर नहीं निकलने देते, वहीं पे जमा देते हैं। दैट इज फाइब्रिनोजेन। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये भी क्लॉटिंग में काम करता है, वही खून को जमने में। तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग में है, प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग में है। अगर आपको सवाल आता है प्रीलिम्स में कि हाँ जी इनमें से कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में, खून के जमने में हेल्प करता है, तो आप ये दो लिखोगे, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की हमने बात करी। इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लेते हैं, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही हो रहा है एक तरह का। दे आर एरिथ्रोसाइट्स, दे आर ल्यूकोसाइट्स, उनके दूसरे नाम्स हैं। देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है? एरिथ्रो, आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है तो आरबीसीज होंगे। और ल्यूकोसाइट्स जो छूट गया वो ल्यूकोसाइट्स है, वो डब्ल्यूबीसीज आप इसको बोल सकते हो। फिर क्या है? दे आर बाय कॉन्केव डिस्क शेप। अब ये जनरली ना ऑप्शंस में आ जाता है स्टेटमेंट, आरबीसीज आर बाय कॉन्केव। कॉन्केव का मैंने आपको बताया था मतलब कि केव है एक, बाय कॉन्केव मतलब 2 बार ऐसे। काजू देखा है आपने? काजू,
काजू जैसा ये होता है, बस काजू लंबा होता है, ये चौड़ा होता है। या फिर आप कह लो कि टब, बाथ टब होता है, नीचे से चौड़ा होता है और हल्की सी हाइट होती है। तो बाथ टब जैसा आप बोल लो, जिसमें हम कपड़े धोते हैं या छोटे बच्चे नहाते हैं गार्डन में, तो वो बाथ टब जैसा होता है। यहाँ से कॉनकेव है, पीछे से भी कॉनकेव है, और इधर से अगर हम देखें तो ये हमें सर्कल दिखाई देगा जिसके अंदर हल्का सा गड्ढा है, ठीक है, ऐसा। तो ये शेप आपको पता होना चाहिए, बाय कॉनकेव वर्ड है, ये याद रखिए, डिस्क शेप है। फिर है, इनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर होती है। WBCs आर, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेफिनेट शेप। फिर इनका साइज देख लो, साइज मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। देखो, वाइट ब्लड सेल्स आर बिगर इन, चाहे इनकी मात्रा लेस देन 1% है, लेस देन 1% है, बट इनका एक एक जो वाइट ब्लड सेल है उसका साइज आरबीसी के एक सेल के साइज से बहुत बड़ा होता है। वही बताया गया है कि इसका है 6 से 8 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, यानी कि 1/1 के साथ 6 0, 10 लाख, 1/10 लाख। और इसका साइज है 12 से 17 माइक्रोमीटर, डायामीटर की बात हो रही है। डायामीटर मतलब अगर ये हमने टॉप देखा तो सेंटर से लेके ये साइज की बात कर रहे हैं, आरबीसीज का साइज और डब्ल्यूबीसीज का साइज। फिर इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 दिन, 4 महीने। मतलब क्या है कि 4 महीने बाद, कहा जाता है ना कि 4 महीने बाद हमारा पूरा ब्लड नया आ जाता है। लोग जो दान करते हैं, खून दान करते हैं, तो वो भरपाई हो जाती है, क्योंकि 4 महीने बाद हमारे पूरे बॉडी में कोई भी पुराना 4 महीने से पुराना आरबीसी रहता ही नहीं है, सब नई कलेक्शन आ जाती है नए सीजन के साथ। फिर देखते हैं डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 12 से 20 दिन, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। तो हर 12 से 20 दिन बाद हमारे अंदर नए वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, और आरबीसी भी ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। कोई भी आरबीसी का ट्रीटमेंट होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट 4 महीने का आप ट्रीटमेंट लो। किसी में अगर खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, उसकी दवाई चलती है, तो वो कहते हैं कि 4 महीने तो लो आप। फिर देखो, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस ऑन मेच्योरिटी, इसमें न्यूक्लियस इतना मेच्योर नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, बड़े लार्ज साइज के होते हैं। कैसे, ये देखो, ये है वाइट ब्लड सेल्स के 5 प्रकार। देखो 5 तरह की हमारी फौजें हैं, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। सबके न्यूक्लियस देखो 70 to 80% जगह पूरे सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही घेर रहा है। तो ये आपको याद कराने के लिए ये पिक्चर डाली गई है, सो दैट इट कीप, आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि वाइट ब्लड सेल्स के जो न्यूक्लियस है बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत जगह घेरते हैं सेल के अंदर, और आरबीसीज के इतने मैच्योर नहीं होते कि इतनी बड़ी जगह घेरें। ये डिफरेंस है। फिर आ जाते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स पे। व्हाट आर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में, ये होते हैं प्लेटलेट्स, और दीज प्लेटलेट्स आर लेस देन 1% ऑफ द एंटायर ब्लड। पूरे ब्लड में 100 ml ब्लड लिया है तो 1 ml से भी कम उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो। तो देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। साइज देखो, साइज इनका आरबीसी से भी छोटा है। साइज के बेसिस पे भी सवाल बन सकता है कि हाँ जी आरबीसीज बड़े होते हैं साइज में, डब्ल्यूबीसीज बड़े होते हैं साइज में, कि प्लेटलेट्स बड़े होते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड कि प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे छोटे होते हैं इन तीनों में से, और क्या करते हैं, जनरली इसका काउंट होता है 1.5 to 4 लाख सेल्स पर CUMM, पर क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1.5 to 4 लाख। आप बस ये याद रखना, एक तो यूनिट याद रखना कि मिलीमीटर क्यूब की बात हो रही है, और अगर जब मिलीमीटर क्यूब की बात हो रही है तो उसमें लाखों की तादाद में है, 3-4 लाख आप समझ लेना। जब लाखों से हजारों की संख्या में जब इसका काउंट गिरता है, वो डेंगू में होता है। एक रातों रात आपका लाखों से हजारों में आ जाता है, 26,000 23,000 जब आ जाता है तो डेंगू के लक्षण होते हैं वो, ठीक है। फिर देखो अगेन 12 से 20 दिन जो था WBCs, वाइट ब्लड सेल्स का टेन्योर था, जिंदा रहते थे, लाइफ स्पैन था। इनका उससे भी कम है, छोटे भी हैं और टेन्योर भी कम है, 8 से 12 दिन ही रहते हैं। एंड
ये फिर मर जाते हैं। और इनके बारे में क्या बोला गया है कि ये जो इनके अलग अलग शेप्स होती हैं, बड़ी तरह की शेप्स के आते हैं। आरबीसीज की एक आपने डेफिनेट बाय कॉन्केव डिस्क शेप देखी थी। प्लेटलेट्स में क्या हो रहा है कि अलग अलग शेप के आ रहे हैं। कौन कौन सी शेप है? स्फेरिकल शेप है प्लेटलेट्स की, रॉड शेप है, ठीक है, एंड और क्या बोला गया है, ये जो है ये है नॉर्मल, और इनएक्टिवेटेड मतलब कि जो मरे हुए हैं वो ओवल या डिस्क शेप में होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेटलेट्स आर सर्कुलर एंड रॉड शेप्ड, जो इनएक्टिवेटेड है, जिंदा नहीं है, वो है डिस्क शेप के या फिर ये ओवल शेप के। ये है क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी में 2013-14 में भी ये सवाल आया था और इट वाज डिफिकल्ट। अगर आप नहीं पढ़ के गए हो ब्लड, और पढ़ के गए हो तो एक टेबल होता है इसमें कि ए और बी अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का क्या होगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो एक टेबल होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। टेबल क्लियर होने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ब्लड सिस्टम जो है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, अब देखो ये चीज़ कैसे हुई। जब शुरू में सर्जरी का इजाद हुआ, सर्जरी साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसे सर्जरी की जाती है, ऐसे हम बॉडी को काट के उसके अंदर के ऑर्गन्स को सी सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि कई बार शुरू में क्या हुआ कि दूसरे बंदे का जब उसको खून चढ़ाया, मान लो मेरा ऑपरेशन होना था और बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, बहुत खून निकल गया, खून बह गया, किसी और का लगाया खून, तब भी मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मैं मर गई। शुरू में ऐसे बड़े केसेस हुए काफ़ी टाइम तक। तो लोगों ने स्टडी करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का तो ब्लड चढ़ाते हैं तो सही चढ़ रहा है, किसी का ब्लड चढ़ा रहे हैं तो सही नहीं चढ़ रहा है, वो मर रहा है उस बंदे से। तो हुआ क्या कि फिर इन्होंने स्टडी करी, ब्लड के टाइप्स की स्टडी करी, एंड इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि देखो एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी के कॉम्बिनेशन और ओ। तो ये 3 लेटर्स हैं, ए बी और ओ, इसके टाइप्स के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोला गया ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ये देखा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये याद रख लो, कार्ल, के एल राहुल याद रहता है आपको, तो के एल राहुल में कार्ल और लैंडस्टीनर इज द फुल फॉर्म ऑफ के एल इन के एल राहुल, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने 1900 में देखा कि हाँ भाई ऐसा कुछ सिस्टम है एक्चुअली हमारी बॉडी में कि अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, और अगर हम उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट काम कर दें तो हमारा ब्लड सूट नहीं करता है, इंसान मर रहा है। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो ग्रुपिंग करी ए बी एंड ओ, 4 टाइप के इन्होंने ग्रुप बोल दिए कि भाई ए बी जो ग्रुप ए बी ओ ब्लड सिस्टम जो है उसके अंदर एक्चुअली में क्लासिफिकेशन जिसने करी वो थे जैन जेंस्की, जैन जेंस्की, याद रखिए। इन्होंने 4 कैटेगरीज में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिवाइड किया, एंड दिस वाज जस्ट 7 years आफ्टर। तो इस टाइम में बड़ी डेवलपमेंट हुई, ब्लड की स्टडी बहुत अच्छी हो रही थी। फिर 1907 में ही सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ जो कि एबीओ सिस्टम के यूज करके हुआ था, और उसमें हमने एक्चुअली देखा कि हाँ कंपैटिबिलिटी है, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिस्टम बनाया है हमने देखा है ये एक्चुअली में काम कर रहा है। हमने इस सिस्टम को फॉलो किया कि ए वाले को ए ही चढ़ाया खून, बी वाले को बी वाला खून चढ़ाया, तो एक्चुअली में ये काम कर रहा है। और इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस ग्रुपिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, तो जो उसको सूट नहीं कर रहा है ब्लड और वो बंदा मर रहा है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई, कंफर्म हो गई। फिर क्या है, अब आप समझ लेते हैं कि हाँ, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देखो 4 होते हैं, एक तो है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके जो डिस्क शेप्ड आरबीसीज हैं उसके ऊपर ना ऐसे कंडे कंडे से लगे हुए हैं, और वो कंडे क्या हैं, कांटे लगे हुए हैं, एंड वो कांटे हैं एक तरह का एंटीजन।
एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होता है, आप कह लो स्पाई होता है एक। ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए पे ए एंटीजन होएगा जो इस सेल को बताएगा जब कोई अटैक करेगा, कोई चीज अटैक करेगी, अगर वो ए की है, ए ब्लड ग्रुप का खून है, तो ये बोल देगा कि हाँ ये तो ए है, मैं भी ए हूं, तो सेल को बोलेगा कि हाँ ये अपना ही बंदा है, इसको आने दो। तो ये है द्वारपाल, ये ऊपर बैठा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है। इसका काम ये है कि अगर ए ब्लड ग्रुप ही आएगा, ये ए नंबर का द्वारपाल है, ये बोलता है कि अगर ए टाइप का ही खून आ रहा है तो उसको बोलता है कि भाई अपना ही बंदा है, आने दो। अब क्या है, जो ए ब्लड टाइप है उसमें ए एंटीजन ही है, ए नाम का द्वारपाल ही है, बी नाम का नहीं है। तो जब बी वाला ब्लड ग्रुप यहाँ आता है तो कोई उसको एंट्री नहीं दे रहा, ये तो नहीं दे रहा, ये कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ ए को एंट्री देता हूँ, बी का द्वारपाल है ही नहीं, तो बी जो है इसके साथ कंपैटिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बी नाम की एंटीजन नहीं है, ठीक है। फिर इसमें एंटी बी नाम की चीज होती है। एंटी बी क्या होगा? एंटी बी मतलब ऐसी एंटीबॉडी है जो जैसे ही बी अटैक करता है तो बी के अगेंस्ट ये लड़ती है। तो ए के अंदर एंटीबॉडी होगी बी, एंटीजन होगा सेम, क्योंकि एंटीजन है दोस्त और एंटीबॉडी है लड़ेगी हमारे लिए, यह फौज। फिर आता है कि इसमें कौन कौन से कंपैटिबल होंगे। देखो जिस नाम का ब्लड ग्रुप है वो तो होगा ही होगा एक्सेप्टेबल, उसके साथ ओ लगा देना। ओ को बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, जो है 4 ब्लड ग्रुप्स मैंने बताया, जो ओ है दैट इज अ यूनिवर्सल डोनर, वो किसी इंसान को चढ़ा दो। और ये जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको बोला जाता है कि आप बहुत खून दान करो, आपका खून किसी को भी चढ़ सकता है, बीमार जो पेशेंट है, तो उसके लिए हमें ए बी के लिए ए बी वाला बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ओ वालों को कहा जाता है कि आप डोनेट करो, आपका खून बहुत काम आएगा, सारे ब्लड ग्रुप्स को काम आएगा। तो ओ तो आप हर एक में ही लगा दो, ठीक है। ओ वाला ओ को भी चढ़ रहा है, ए बी को भी चढ़ रहा है, बी को भी चढ़ रहा है और ए को भी चढ़ रहा है, और ए ब्लड ग्रुप है तो ए तो चढ़ेगा ही। फिर देख लेते हैं सिमिलरली ऐसे ही बी में है कि बी में जो एंटीजेंस हैं, द्वारपाल है वो बी नाम का है तो बी वाले को वो एंट्री दे देता है। ए नाम का द्वारपाल नहीं है तो ए को एंट्री नहीं मिलती, प्लस ए के अगेंस्ट हमारे एक फौज भी खड़ी है, एंटी है जो लड़ती है, तो बी के ऊपर ए नहीं चढ़ेगा, सिर्फ बी चढ़ेगा और ओ चढ़ेगा। सिमिलरली ए बी है, ए बी में देखो क्या है, यहाँ पे जो द्वारपाल था और यहाँ पे द्वारपाल था, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, ए वाला द्वारपाल भी बैठा है, बी वाला भी बैठा है, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ है, दोनों द्वारपाल यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, कि भाई दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हैं तो दोनों एंट्री दे देते हैं। इस पे ए बी, ए का खून भी चढ़ जाएगा और बी का खून भी चढ़ जाएगा, तो ए आ गया, बी आ गया, ए बी किसी और के पास भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ए का द्वारपाल भी है, बी का भी, वो भी चढ़ जाएगा, और ओ तो है ही है, तो इसमें 4, इसमें सब चढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया ब्लड ग्रुप रहता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे कभी खून की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे सारे चढ़ रहे हैं, कोई भी चढ़ा दो। तो इसको ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसका खून किसी को भी चढ़ा दो, और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि ये किसी का भी खून ले लेता है, इसके कोई नखरे नहीं है। एंड ओ को अगर खुद से दिक्कत हो गई, यूनिवर्सल डोनर तो है बट इस पे सिर्फ ओ का ही खून चढ़ता है, क्यों ना, इसके पास ए वाला द्वारपाल है, इसके पास बी वाला नहीं है, इसके ऊपर है ही नहीं कुछ, कोई द्वारपाल ही नहीं है जो एंट्री करवाए, जो दरवाजा खोले, तो इसके अंदर कोई खून नहीं चढ़ता, सिर्फ इसका अपना खून चढ़ता है। इसके अंदर ए से लड़ने वाली भी फौज बैठी है, बी से लड़ने वाली फौज भी बैठी है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर हम देख लेते हैं, एक तो हमने ये देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जनरली आप जब आपने अपने आई कार्ड पे, आधार कार्ड पे अपना ब्लड ग्रुप देखा होगा तो लिखा होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव। ए भी तो समझ में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव इज सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन करके ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बन रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? आर एच फैक्टर बोलते हैं इसको, जो ए के साथ पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है दैट इज आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। आर एच का मतलब क्या है? रीसस मंकी,
जो हमारे पूर्वज थे, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो थे मंकी, उसमें रीसस, इसी से पता चला था कि भाई हमारे अंदर जो ये वाला ब्लड ग्रुप है रीसस मंकी का है, तो हम उनसे ही आए हैं, वही हमारे पूर्वज हैं। तो रीसस मंकी का एक RH फैक्टर नाम की चीज है, एक प्रोटीन है जो आपके आरबीसी के ऊपर चिपका हुआ है, ये रीसस मंकी से हमें मिला है। रीसस मंकी के सेल में भी यही प्रोटीन पाया गया है उनके आरबीसी के ऊपर, इसलिए इसको रीसस फैक्टर बोला गया है। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और ये देखो आर पॉजिटिव, अगर आपकी मम्मी का नेगेटिव है, अब देखो इसमें दिक्कत बहुत होती है। आर पॉजिटिव कहने का मतलब, RH नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। नेगेटिव फैक्टर क्या होता है? अ पर्सन विद RH पॉजिटिव फैक्टर विल नॉट मेक एनी RH एंटीबॉडीज। अगर मेरा A पॉजिटिव है, जो कि मेरा है ब्लड ग्रुप, तो मेरे अंदर RH की एंटीबॉडीज नहीं है। उल्टा है, देखो पॉजिटिव है तो नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। और अगर RH नेगेटिव है, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, नेगेटिव वालों के पास एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या मतलब हुआ कि जो RH प्लस वाले जो ब्लड है, दे कैन रिसीव बोथ RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेरे अंदर एंटीबॉडीज नहीं है तो मेरे अंदर फौज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आ जाओ, ठीक है। जिनका RH नेगेटिव है उनके अंदर फौज बैठी है, एंटीबॉडीज बैठी है लड़ने के लिए। तो जो जिसका A नेगेटिव होगा ना, उससे दिक्कत होगी, वो सिर्फ नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है, वो पॉजिटिव वाले का, A पॉजिटिव से वो ब्लड नहीं ले सकता है। बस इतनी सी बात है। नेगेटिव वाले को ऐसा याद रख लो कि नेगेटिव मतलब नुकसान है, उसको नुकसान का है, सिर्फ A से ही लेगा, A नेगेटिव से ही लेगा, A पॉजिटिव से नहीं लेगा। पॉजिटिव वाले का फायदे ही फायदे, जिससे मर्जी ले लो, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि ये RH जो मैं बात कर रही हूँ ये कहाँ पे लगे होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि आरबीसीज के ऊपर जो कीलें लगी हुई हैं ये, या कांटे लगे हुए हैं, ये एक तरह का प्रोटीन है। एंड दिस एक्चुअली लुक्स लाइक जो हमारा कोरोना वायरस है ना वैसा ही दिखता है ये, बट यहाँ पे हम आरबीसी की बात करें जो कि डिस्क शेप्ड है, अंदर धपा हुआ है, कॉन्केव शेप है। और ये जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं, दीज आर RH फैक्टर। अगर ये हैं तो मेरा RH है नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नहीं है तो मेरा RH हो गया नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव है जब ये वाली चीजें हैं, ये RH फैक्टर है, नेगेटिव है जब नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट RH ब्लड ग्रुप जो है, दिस कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। बट जो सबसे कॉमन जो है, जब हम R पॉजिटिव, जो हम A पॉजिटिव या A नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम एक टाइप के एंटीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज D। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई 50 तरह के हैं, बट हम जब ब्लड ग्रुप अपना लिख रहे हैं तो हम सिर्फ D वाले एंटीजन की बात कर रहे हैं, D वाले द्वारपाल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया है कि एसोसिएटेड एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडीज आर यूजुअली IgM एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे कि कैसे आपने सवाल निकालना है। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन वही उसी चीज़ को कहते हैं कि जब एक इंसान से आप दूसरे इंसान को खून चढ़ाते हो, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस टेबल पे। ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टेबल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो A है, अगर आपके पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है दोनों का, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप देखो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। जब भी AB दोनों में आ गए तो उसको काट दो,
संधि विच्छेद कर दो, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और पूरा ए बी तो हो ही सकता है। जब ए बी और बी की बात करी तब भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। उन दोनों में से कोई भी एक अगर ए बी और ए बी आ गया तो ये तीनों ग्रुप उसको चढ़ेंगे, एक्सेप्ट, चढ़ेंगे नहीं, वो उनका ब्लड ग्रुप निकलेगा एक्सेप्ट ओ। ठीक है, फिर है अगर पेरेंट में से किसी एक का ओ आ गया और दूसरे का ए बी आ गया तो ए और बी ही चढ़ता है, तो ए बी कट गया। ओ जब आ गया, ओ ने अपना तो कटाया ही, ए भी कटवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। फिर देखो बी, अगर दोनों बी है तो अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, ओ की प्रेजेंस कब आती है? ओ की प्रेजेंस यहाँ पे जाके आ रही है, इससे पहले वो नहीं है, क्योंकि ओ क्या है, आप मान के चलो कि ओ बहुत अकेला है, इट्स वेरी लोनली, हॉलो है, दुखी है, तो वो सिर्फ सिंगल सिंगल के पास आता है। जब सिर्फ सिंगल लेटर की बात हो रही है, पेरेंट में दोनों के पास सिंगल लेटर है, तो ओ तो अपने आप भागा भागा आएगा कि भाई मैं तो सिंगल्स के साथ हूं। और जब सिंगल नहीं है, इनमें से कोई भी पेयर में है, ए बी के पेयर में है, तब ओ की जरूरत नहीं होती है। ओ कहता है कि तुम तो ऑलरेडी पेयर में हो, मैं तुमसे जलता हूं, मैं सिर्फ सिंगल वालों के पास रहूंगा। ठीक है, ये बस ये डिफरेंस होता है, बाकी तो आप निकाल लोगे कि अगर बी बी है तो बी तो चढ़ेगा ही और ए नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बी के पास ए से लड़ने वाला एंटीबॉडी होती है। ए और बी है तो ए और बी तो चढ़ेगा ही, और ए बी भी चढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आ गए। ठीक है, ए है तो ए तो होगा ही, बी नहीं होगा। ओ और बी है तो ओ और बी तो होगा ही, बाकी नहीं होगा। और ओ और ए है तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो होंगे ही होंगे ना। अब यहाँ पे ए बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ए किसी का भी नहीं है। यहाँ पे ए बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बी किसी का नहीं है। और अगर दोनों का ही ओ है तो 100% ओ ही निकलेगा, और बाकी कोई नहीं निकलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ना ए है, ना बी है, ना ए बी है। तो इट्स वेरी इजी। आप 1-2 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिवाइज करके खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली लॉजिक लगा के कर लोगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। होपफुली आपको ब्लड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ब्लड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसे बनती है वो भी। और इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप्स जो 2 तरह के हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना फास्ट फॉरवर्ड करके देख के। एंड इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है।